हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में डिट्टो फंसने वाले प्रश्न यहाँ पे हम आपके लिए कराने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों में से जरूर फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, तो इनको देख कर जुड़ जाइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब डेवलपमेंट जो होती है, विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, इसको देखिएगा। आप पहला पॉइंट देखिए तो कहते हैं विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। तो यहाँ पर यही आपका गलत है, यानी कि ये आपका, क्योंकि विकास जो होता है वो एक धारणी नहीं होता है और एक आयामी नहीं, तो बहुआयामी होता है। ठीक है, बाकी जितने भी ये पॉइंट है ना आपके तीनों, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये सही है। अनुवांशिकता संपोषण से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक धारणी और बहुआयामी यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। अब कौन सा है शीर्षगामी सिद्धांत की बात करें तो यह किस क्षेत्र पर लागू होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए गामक विकास। ठीक, कौन सा होगा? गामक विकास पे लागू होता है शीर्षगामी सिद्धांत विकास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। ठीक है, अब भाषा विकास के लिए यानी कि भाषा सीखने के लिए, भाषा का डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव अवस्था वो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो भाषा विकास को सबसे अच्छी तरीके से सीखता है और उसी को संवेदनशील स्टेज भी यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों। अब इसमें कहा गया है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानने लगते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रारंभ होती है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण में ही वो अपने आप को जानेगा, अपने आप को यहाँ पर भाषा सीखता है, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है, इसमें कहा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ठीक है, कोहलबर्ग आप जानते हैं इन्होंने क्या दिया था? नैतिक सिद्धांत दिए थे, तो इसमें यही आपको पूछा है। तो होगा क्या दोस्तों यहाँ पे? पारंपरिक चरण। ठीक है, जो पारंपरिक चरण है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। तो इसमें कहा गया पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है ना, उसके अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये होता है आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर अगला वाला। ठीक है, अगला 7 वाला, इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा पढ़ के। तो इसमें कहा गया है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समय समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब वह तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों को संरक्षण एवं क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर आधारित है? ठीक है, मीना क्या करती है? शब्द को समझ लेती है, समय को समझ लेती है, शब्द के प्रतीकों को समझ लेती है। तो इन सब जो स्टेज में है वो उसके हिसाब से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। अब पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास दिए गए थे, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि वो किस अवस्था में है। तो देखिएगा, अगर वो चीज़ें समझ रही है, ठीक है, प्रतीकों को यहाँ पर वो अवलोकित कर लेती है, तो इसका मतलब क्या है? वो पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 8 में। 8 में कहा गया कि समीप जो आपका समीपस्था विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किससे प्रतिपादित होता है, यानी किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर लेव वायोक्सी। ठीक है, वायोक्सी के द्वारा यहाँ पर समीपता विकास की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है, इसमें कहा गया कौन सा कथन वायोक्सी के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? ठीक है, जो वायोक्सी का मूल सिद्धांत का सही मायना दर्शाएगा उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो चलिए देखिए, ये तो कहता है अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है, ये तो गलत है क्योंकि वो चेतन प्रक्रिया होती है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अधिगम जो एक सामाजिक क्रिया है, यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि विकास की
विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग ले लेते हैं। ठीक है, विकास की वो कौन सी अवस्था होती है जहाँ पर वो लोग इमेजिन कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं चीज़ों को और उसके हिसाब से खेल में सक्रिय भाग ले पाते हैं। तो ये होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है प्रारंभिक, वहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, वो कल्पना करने लगता है बच्चा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण है। अब कोहलबर्ग के द्वारा यहाँ पर नैतिक विकास के कितने चरण दिए गए थे? 6 चरण यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए। अब यहाँ पर जो आपको बताना क्या है कि इनमें से पहला चरण कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा कौन सा? आज्ञाकारी और दंड। ठीक है, पहला चरण जो है वो आज्ञाकारी और दंड हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि प्री स्कूल वर्षों के दौरान यानी डैश वर्ष की आयु से पहले मेल खाने, छांटने, तुलना करने, क्रमबद्ध करने और सब्सिडी देने की अवधारणा विकसित होती हैं। ठीक है, ये प्री स्कूल की बात कर रहे हैं, यानी कितने ईयर की हो जाता है उसमें प्री स्कूल में? वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष। यहाँ पर अगर 6 वर्ष आप लिखेंगे तो जाके सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बच्चों का भाषा विकास डैश से शुरू होता है। ठीक है, अब जो बच्चों का भाषा विकास होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, वो यहाँ पर किससे शुरू होती है? तो होगा आपका राइट आंसर आपका जन्म का रोना। ठीक है, जन्म से ही जैसे उसका जन्म होता है वहीं से वो भाषा विकास अपना डेवलपमेंट भाषा का स्टार्ट हो जाता है, किसी न किसी रूप में वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रोकर भी वो चीज़ें बताता है और चीज़ें समझता भी है चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण में सोच सकते हैं। ठीक है, अब पियाजे का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा पियाजे ने कहा था कि एक चरण आता है जब बच्चे सोच सकते हैं। तो सोच कब सकते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए औपचारिक संचालन चरण। ठीक है, औपचारिक संचालन चरण में पियाजे के अनुसार बच्चे सोच सकते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 5 से 7 वर्ष के बच्चों को सीखने की विशेषता नहीं है। ठीक है, 5 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो क्या हो जाएगी? वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं इस चीज में तार्किक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, 5-7 में कौन सा तर्क वाली कोई बात नहीं करता, जो उसको समझ में आता है वो बोल देता है, इसीलिए यहाँ पे सही होगा। आप गतिविधियों की योजना बना सकते हो तो उसमें बनाता है, हर समय सवाल भी पूछता रहता है, क्योंकि अगर उसको लॉजिक नहीं लगाना है तो सवाल पूछेगा ही और अपनी मन की कल्पनाओं का उपयोग भी कर सकता है। तो 3 ऑप्शन सही है, आपका गलत कौन सा? दूसरा, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है कि लोगों ने अपने व्यवहार में दक्षता के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए हैं। ठीक है, अब व्यवहार में दक्षता के हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया था। ठीक है, वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 कहता है, इसमें कहा गया है कि डैश 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रदान करता है जब संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त करता है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में ही यहाँ पर 14 से 15 वर्ष की आयु में संज्ञानात्मक विकास की बात करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोहलबर्ग के लिए डैश की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें अपने चरण अनुक्रम की दिशा की व्याख्या करने में सक्षम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पे पदानुक्रम एकीकरण। ठीक है, पदानुक्रम एकीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है? 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें यहाँ पर दिल्ली देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा उछल कूद कर सकता है, तो ये विकास का नियम नहीं हो सकता। बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है, ये भी विकास का नियम नहीं है। ठीक है, ये आपके ग्रोथ के हैं। ठीक है, तो बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है, अब सारी चीज़ें कर सकता है ना, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका। बच्चा चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पर अब नहीं सही हो सकता है। मान लीजिए उछल कूद कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के
4 चरणों को बताया था। संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों में से पहला चरण कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के सीखने तक विस्तारित है। अब पहला चरण कौन सा है पियाजे का, ये देख लेंगे तो ये हो जाता है आपका ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, क्या होता है ये जो है बच्चा सबसे पहले क्या होता है ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, ठीक है, ये आपके जो ठीक ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं से ये बच्चा सीखता है। तो ये पियाजे के द्वारा पहली स्टेप बताया गया, पहला चरण बताया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये चलिए हमको बताइए। तो होगा क्या दोस्तों, पहला देखेंगे विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है ये मात्रात्मक नहीं, इसको मापा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये सही है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, ये भी सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ए जो है गलत है, वही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के लिए संदर्भ में सही नहीं है। अब विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। विकास केवल आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है, नहीं, विकास जो होता है वो पर्यावरणीय और आनुवंशिक रूप दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, आपका 2 वाला है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बच्चों का विकास का क्रम होता है। ठीक है, अब बच्चों का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसका क्रम क्या होता है, तो सभी लोग जानते ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकास के क्षेत्र हैं। अब देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास है, उसके कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला होता है दोस्तों शारीरिक। ठीक है, पहला होता है यहाँ पर फिजिकल होता है। ठीक है, पहला शारीरिक होता है, दूसरा संज्ञानात्मक होता है, आप लोग जानते हैं, तीसरा संवेगात्मक होता है, और चौथा जो है सामाजिक होता है। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के आरंभ से होकर, यहाँ पे क्या इसका एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जल्दी से बताइए। तो ये तो कहते हैं ना अधोगामी जो होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, अधोगामी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था है वो कौन सी हो जाएगी, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। क्या होगा, जो प्राथमिक संस्था है वो परिवार रहती है। सेकेंडरी कौन सा रहता है, विद्यालय रहता है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखना स्टार्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कौन सा लेवाक्स्की का विचार है। ठीक है, अब वाक्स्की का विचार इनमें से कौन सा है, ये देखिए 27 में। ठीक है, तो इनका जो विचार होता है वो कौन सा है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यही यहाँ पर वाक्स्की का विचार है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 28 कहता है कि बच्चों को अपने आप से बात करना। ठीक है, बच्चों को अपने आप से बात करना क्या दर्शाता है, 28 में देखिएगा। तो अपने आप अगर वो बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद मिलती है। ठीक है, अगर वो खुद से बात करता है तो वो अपनी सोच को यहाँ पर विनियमित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जितना बढ़िया आप अपना दिमाग लगाएंगे चीज़ें उतनी अच्छी होती हैं। तो कहते हैं ना कि बच्चे को अपने आप से बात करना, अभी बच्चे क्या बड़े भी अपने आप से बात करके अच्छा सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि सीखने के लिए आकलन डैश है। ठीक है, सीखने के लिए जो आकलन है वो डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि होती है। ठीक है, सीखने के लिए जो आकलन होता है वो विशिष्ट है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, सतत और समग्र जो मूल्यांकन है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता क्या है, देखिए उसका ये होता है छात्रों को समय को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है।
जो बाल विकास होता है, ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जैसे संवेदनशील है उसकी अवधि क्या बताई गई है, उसकी टाइम पीरियड क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है यहाँ पे विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ठीक है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं क्या है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, जो आपका गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास है वो होता है, तो देखिएगा ये आपका चालू हो जाता है संपूर्ण जीवन काल, ठीक है। अब देखिए पूरे जीवन भर आपका गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। आप हर स्टेज में, जीवन के हर स्टेज में आप सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बचपन में ही सीखते हैं, बाल्यावस्था में सीखते हैं, किशोरावस्था में सीखते हैं, नहीं, आप पूरे जीवन सीखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कहते हैं कि एक बालिका कूदना, सीखना और चलना, एक मिनट इसको पूरा दिखाते हैं, तो एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। अब बालिका जो है कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। अब देखिए पहले चलेगा ही, उसके बाद यहाँ पर उछलेगा, ठीक है, फिर कूदेगा, ये किस सिद्धांत को दिखाता है, तो ये दिखाता है विकास के सभी आयाम जो हैं वो पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, ठीक है। क्या होता है, विकास के डेवलपमेंट के जितने भी आयाम हैं वो पारस्परिक रूप से संबंधित हैं, तभी ना वो चीज़ें चरणबद्ध होती हैं। जैसे पहले चलना सीखता है, फिर उछलना सीखता है, फिर कूदना सीखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है, ठीक है, कौन सा जो स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है ये आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना, ठीक है, एक पैर पर संतुलन करना ही आपका स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण, स्थूल कौशल होता है एक पैर पर संतुलन करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता आप लोग जानते हैं, हर कोई अपने आप में भिन्न होता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप पर आपका योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, ठीक है। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त आप नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए शिक्षक विधियों को समायोजित करना, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए छोड़ देना, स्वाध्याय माफ कीजिएगा, स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ने के लिए, और पाठ्यक्रम को समायोजित करना, ये सारे शिक्षक के काम होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर, लेकिन चौथा आपका करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है वो किसको दी जाती है, ठीक है, जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वह दी जाती है, तो यहाँ पर देखिएगा वो होता क्या है, मंदबुद्धि बालक को, ठीक है। हस्तशिल्प, अब देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर होती है, उनके लिए यहाँ पर हस्तशिल्प यानी कि करके ज़्यादा सीखने वाले काम दिए जाते हैं, किसी स्किल को डेवलपमेंट करने वाले काम दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे महत्व किस में देना चाहिए, ठीक है। अब प्रतिभावान बालक है, ठीक है, तो उसकी पहचान करने के लिए हमको महत्व देना पड़ेगा उसके किस चीज़ में, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब क्या है, जो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षण होता है, टेस्ट होगा, उसमें परिणाम देना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहेगा कि किस प्रकार के बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है, ठीक है। अमूर्त मान का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। और मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं। तो यहाँ पे अमूर्त मान प्रत्यय ग्रहण करने की योग्यता जो है वो आपको पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। अब एनईपी 2020 तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो अब ये प्रस्तावित क्या करती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मानना है, ये इसका कहना है कि विद्यालय में पाठ्य चर्चा के लचीलेपन में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय की पाठ्य चर्चा में लचीलापन वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर जल्दी से बताएं, वो होता है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ठीक है। कहा गया क्या, बहुविषयकता तैयार की अब मल्टी लैंग्वेज भी कह सकते हैं जो आपको, और उसके साथ समग्र शिक्षा पे बढ़ावा दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे दिव्यांग की बात कर रहे हैं, नॉर्मल में अगर तो आप कहेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है तो आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पे दिव्यांग वर्ड जुड़ा हुआ है, 2009 की बात कर रहे हैं तो ये होता है 6 से 18 वर्ष। ठीक है, 6 से 18 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा है या फिर अधिकार दिया जाता है निःशुल्क शिक्षा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्न संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किसकी वकालत करता है। ठीक है, अब ये किसकी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार, तो ये करता है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा आप लोग जानते हैं क्या होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। अब सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, जिसका यहाँ पे जो टैग लाइन थी वो क्या थी, सब पढ़ें सब पढ़ें। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया, ये पूछा जाता है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या सम्मिलित है। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है इसकी प्रणाली में क्या सम्मिलित है यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या, एक तो संस्थान सम्मिलित है, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा मूल्यांकन, यानी कि उपरोक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या है कि वैश्विक जनसंख्या का कितना % भाग विद्यालय नहीं जाता है। जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका कितना % जो भाग है वो विद्यालय नहीं जाता है, यानी कि वो पढ़ने नहीं जाता है, तो टोटल होते हैं 20% या 80% लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब नहीं है, पढ़ने जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। 20% लोग अभी भी नहीं जाते हैं, इतने सारी चीज़ें करने के बावजूद भी। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेतृत्व की किस शैली में समूह के सदस्य अपने स्वयं के कार्यों पर काम करते हैं और स्वयं समस्याओं का समाधान करते हैं। 46 में, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, हस्तक्षेप नेतृत्व। ठीक है, हस्तक्षेप नेतृत्व जो होता है उसमें स्वयं के कार्यों पर काम करते हैं और स्वयं समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जो महेश है उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष तथा कालक्रमानुसार आयु 10 वर्ष है, तो महेश का IQ क्या होना चाहिए। अब मानसिक आयु जो है वो 8 वर्ष है, ठीक है, और काल क्रमानुसार आयु 10 वर्ष है, मतलब वो 10 साल का है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो बिहेव करती 8 साल के हिसाब से, तो उसका IQ सिंपल सी बात है लो होगा, क्योंकि एज के साथ अगर उसकी बुद्धि कम है तो वो लो होगा। तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते क्या हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि है। अब वो संगीत बजा रहा है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, संगीतमय बुद्धि है। ठीक है, कौन सी बुद्धि है, वो संगीतमय बुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बुद्धियाँ जो हैं कितने प्रकार की बताई थी वो भी हम आगे देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहता है आध्यात्मिक। ठीक है, आत्मबोध का मतलब क्या होता है, अपनी आत्मा से मिलन, मतलब अपने आत्मा को प्रसन्न करना, वो अध्यात्म के ही तरफ जाता है, तभी वो अपना चीज़ें सारी कर सकता है आध्यात्मिक रूप से। तो आपका 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से बुद्धि जो होती है कितने प्रकार की है, तो वो होती है टोटल 9 प्रकार की। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं CDP के। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कितने आपने सही किए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।